हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल शिक्षा द एजुकेशन पॉइंट पर। जैसा कि हम अभी अपने इस चैनल पर क्लास 10th की हिंदी की बुक क्षितिज के अंतर्गत जो पाठ हैं वो गद्य खंड हो या काव्य खंड हो, उसके प्रश्नोत्तर, उसके भावार्थ और उसका सारांश हम देख रहे थे। तो इसी कड़ी में जो मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया था वो था हमारे गद्य खंड के पाठ कन्यादान से, जो कि लिखा गया था श्री ऋतुराज जी द्वारा। और इस वीडियो में उसी पाठ कन्यादान के प्रश्नोत्तर आपको अपनी कॉपी में कैसे लिखना है, उसके कैसे नोट्स बनाना है, ये आपको मैं बताने वाली हूँ। लेकिन मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है, एक सजेशन है कि यदि आपने उस भावार्थ के वीडियो को अभी तक नहीं सुना है तो प्लीज़ उस वीडियो को एक बार ज़रूर सुन लें, क्योंकि जब हमको चैप्टर समझ में आएगा, उसके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, तब हमको प्रश्नोत्तर बहुत आसानी से समझ में आएंगे, हमें रटना नहीं पड़ेंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, हमको एक बार पढ़ने में ही वो समझ में आ जाएंगे। तो उस वीडियो की मैं लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप डायरेक्टली भी उस लिंक पर क्लिक कर उस वीडियो को सुन सकते हैं, और या फिर आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाकर उस वीडियो को सुन सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम शुरू करते हैं आज के अपनी वीडियो। तो इस पाठ के प्रश्नोत्तरों में पहला प्रश्न है कि आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। तो इसका उत्तर हमको कैसे लिखना है, देखते हैं। कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना माँ के ऐसा कहने का कारण है कि प्रायः लड़की को लोग कोमल और कमज़ोर मानकर उसका शोषण कर सकने की बात करते हैं। अतः माँ यह चाहती है कि उसकी बेटी में लड़कियों की सहजता, सरलता तो हो, परंतु उसकी इस सरलता का उसके ससुराल वाले या अन्य कोई गलत फ़ायदा ना उठा सके। देखो, सामान्य सी बात है बच्चों कि हर माता पिता ये चाहते हैं कि उनके बच्चे समाज में अच्छे भी रहें और परिस्थितियों से तालमेल बिठाकर विपरीतताओं, गलत परिस्थितियों से भी लड़ने वाले होना चाहिए। तो ऐसा ही इस पाठ में जो लड़की की माँ है वह चाहती है कि उसकी लड़की, जो कि सामान्यतः कहा जाता है कि लड़कियों के गुण होते हैं कोमलता, सरलता, सहजता, वो तो उसमें हो, लेकिन जो कि कहा जाता है कि लड़की कमज़ोर होती है, उसका शोषण कर सकते हैं, उसको दबा सकते हैं, ऐसी कोई बात वो अपनी बच्ची के अंदर नहीं देखना चाहती है। इसलिए वो कहती है कि लड़की तो होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। अगला प्रश्न है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। तो देखते हैं उत्तर इसका कि उपरोक्त पंक्तियों में कवि समाज की उस निम्न सोच की ओर संकेत कर रहा है जिसमें स्त्री को कमज़ोर एवं सजावट की वस्तु ही माना जाता है। पंक्तियां स्त्री को सजग एवं कठिन परिस्थितियों में भी मजबूती से मुकाबला करने के लिए भी तैयार रहने की ओर संकेत भी करती हैं। मतलब ये जो पंक्तियां हैं उसमें ये माँ इशारा कर रही है कि आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं होती है। मतलब जिस चीज़ का जहाँ जो उपयोग है वही करना है। और यहाँ कहीं ना कहीं आज वर्तमान में हम समाज में एक चीज़ और देखते हैं कि दहेज के लिए किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है लड़कियों को। कई बार तो उनको सुसाइड करने के लिए भी दबाव डाला जाता है और कई बार हत्या भी कर दी जाती है। तो माँ अपनी बेटी को हर तरह से सचेत करना चाहती है। वो कहती है इन पंक्तियों के माध्यम से कि आग रोटियां सेकने के लिए होती है पर जलने के लिए नहीं होती है। अपने आप को हर परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए उसे तैयार रहना चाहिए। इसी का खा है कि माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों ज़रूरी समझा। अभी हमने का प्रश्न देखा था, अब इसका खा देखते हैं कि माँ ने बेटी को सचेत करना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि उसकी पुत्री को विवाह जीवन के सुख का आभास है, परंतु वैवाहिक जीवन के कष्टों का उसे आभास नहीं है। प्यार के नाम पर बहू को गृहस्थ के बंधनों में बांध दिया जाता है और यदि वह इनकार करे तो उसे प्रताड़ित किया जाता है। इस सब से अनजान वह स्वयं को बचा भी नहीं पाती। तो स्वाभाविक है कि माँ उस जीवन को जी चुकी है, उनके पास अनुभव है और वह यह भी जानती है कि अभी उनकी पुत्री को उस जीवन की सच्चाई के विषय में नहीं पता है। अभी उसकी पुत्री सिर्फ ये सोचती है कि वैवाहिक जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, सारी परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं, सब कुछ पॉजिटिव होता है। तो उनकी माँ उनको सचेत करना चाहती हैं कि बेटी, वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव भी आते हैं, सुख दुख भी आते हैं, तो तुम्हें उसके हिसाब से अपने आप को तैयार कर चलना है। लोगों की सोच के हिसाब से और अपने व्यक्तित्व को उसके साथ तालमेल बैठाते हुए ही अपने जीवन को जीना है। अगला प्रश्न 3 है कि पाठिका भी वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। तो उत्तर है कि उपरोक्त पंक्तियां पढ़कर एक ऐसी लड़की की छवि उभरती है जो वैवाहिक जीवन की कल्पना करती है और काल्पनिक सुखों में मग्न रहती है। वह मानती है कि उसकी सुंदरता पर पति मुग्ध हो जाएगा और सास ससुर संबंधी उसकी प्रशंसा करते रहेंगे। नए नए कपड़े, गहने उसे सुख प्रदान करेंगे। घर गृहस्थी के उत्तरदायित्व अथवा अन्य कष्टों के विषय में तो वह सोचती भी नहीं है। यही इस पंक्ति का जो भाव है कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। जैसा कि इसे मैंने भावार्थ के जो वीडियो है उसमें भी बहुत क्लियर कर समझाया है। आप लोग जब उसे सुनेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। प्रश्न 4 है
कि माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही थी क्योंकि विवाह से पूर्व एक लड़की के लिए उसकी बहन ही उसके सुख दुख की साथी होती है, परंतु विवाह के उपरांत जब स्त्री अपनी पुत्री को जन्म देती है तो विशेष रूप से वह अपनी पुत्री से ही मन खोलकर बात करती है। माँ अपनी पुत्री से हृदय खोलकर सलाह भी ले लेती है, और जैसा कि पाठ में बताया है कि जब कन्यादान होगा तो उसके उपरांत उसकी पुत्री तो ससुराल चली जाएगी, जैसे कि समाज में होता भी है। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि जब माँ अपनी पुत्री को विदा कर देगी तो वह अपने सुख दुख मन खोलकर किससे साझा करेगी। बदलते परिवेश के अनुसार वो जो राय लेती है, अपने मन में जो भी उसके प्रश्न उठते हैं वो अपनी पुत्री से शेयर करती है, तो वो अब किससे शेयर करेगी, किससे साझा करेगी। इसलिए माँ को अपनी बेटी जो है वो अंतिम पूंजी के रूप में लगती है। प्रश्न 5 है, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी है। तो उत्तर 5 है पाठ के अनुसार कि माँ ने बेटी को सीख दी है कि घर गृहस्थी के कार्य अपने उत्तरदायित्व समझकर करना, लेकिन किसी भी अत्याचार को न सहना। मतलब कि वो कहती है कि आपकी जिम्मेदारी है, आप जिस घर में जा रहे हो उस घर गृहस्थी के कार्य आपको करना है, लेकिन आप किसी भी तरह के अन्याय को नहीं सहना है। दूसरा है अपनी सुंदरता की प्रशंसा पर मुग्ध ना हो जाना। मतलब कि यदि कोई आपकी सुंदरता की तारीफ़ करता है तो सिर्फ इसी को सब कुछ मत मान लेना और उसी में डूब मत जाना। तीसरा है मर्यादाओं का पालन करना किंतु बेचारी ना बनना। मतलब कि जो एक स्त्री की मर्यादाएं होती हैं उसका भी तुमको ध्यान रखना है, लेकिन अपने आप को शोषण करने का अधिकार किसी को मत देना कि कोई तुम्हें ये सोच ले कि तुम कमज़ोर हो और तुम्हारे अधिकारों को छीन लिया जाए और तुम्हारे साथ शोषण किया जाए, तुम्हारे साथ गलत काम किए जाएँ, अनैतिक आचरण किए जाएँ। चौथा है अपने व्यक्तित्व को ना खोना। मतलब कि माँ यह भी कहना चाह रही है कि माँ ने उसे बहुत अच्छे से संस्कारों से पाला है, पोसा है, उसके व्यक्तित्व को निखारा है और एक पूरे व्यक्तित्व को तैयार करने के बाद उसने दूसरे घर में भेजा है। तो माँ कह रही है कि जो मैंने तुम्हारे व्यक्तित्व को तैयार किया है उस व्यक्तित्व के अनुसार तुम उस घर की जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाना, लेकिन जो तुम्हारी व्यक्तिगत पर्सनालिटी है, जो तुम्हारा खुद का नेचर है, उसको मत खो देना। कि जब व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को खोने लगता है तो वह निराश होता है, हताश होता है, परेशान होता है। तो माँ नहीं चाहती है कि उसकी पुत्री को इस तरह की कोई परेशानियाँ फेस करना पड़े। अगला जो पॉइंट है वह है रचना और अभिव्यक्ति का। उसके अंतर्गत जो पाठ में दिया गया है वो प्रश्न 6 है कि आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है। हम लोगों ने भी कई बार सुना होगा कन्यादान शब्द के विषय में, है ना। तो पाठ में बोला जा रहा है कि क्या ये सही है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। सामान्यतः कन्यादान को एक अनिवार्य परंपरा के साथ यह समझा जाता है कि कन्या एक ऐसी वस्तु है जो त्याज्य है, त्याज्य अर्थात त्यागने योग्य है, देने योग्य है। इसे दान में देना पुण्य का काम है। यह भाव दोषपूर्ण है, अनुचित है। मतलब कि ये बात बहुत गलत है और ऐसा सोचना या बोलना भी कहीं से कहीं तक लीगल नहीं है, अच्छा नहीं है, ठीक नहीं माना जाता है। कन्यादान वास्तव में भारतीय परंपराओं के अंतर्गत एक श्रेष्ठ परंपरा है जिसमें माता पिता अपनी योग्य गुणी पुत्री को, जिसे वे बड़े ही श्रेष्ठ संस्कारों में पालते हैं, और फिर एक अन्य योग्य परिवार को ढूंढकर आजीवन के लिए सौंप देते हैं ताकि उनकी पुत्री उस परिवार में जाकर अपने कर्मों द्वारा उन्हें सुख प्रदान करे और परिवार समाज को बनाए रखे। तो कन्यादान एक महान कार्य माना जाता है। मतलब हमारी संस्कृति में एक बहुत बड़ा काम माना गया है कि अपनी पुत्री को किसी एक दूसरे परिवार में तैयार कर दे देना ताकि आप जाइए और उस परिवार को संभालिए, सहेजिए और उसको आगे बढ़ाइए। यानी समाज की पूरी व्यवस्था तैयार करने की एक परंपरा है। तो इसको एक बहुत छोटे शब्द से कि कन्या कोई दान है, कोई वस्तु है, ऐसा कहना बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत है। इसके बाद पाठ्येतर सकृत्या का बिंदु है। उसमें कहा गया है कि स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। इस विषय में कक्षा में चर्चा कीजिए। तो कक्षा में चर्चा करने का विषय आप सभी को डिस्कस भी करना चाहिए कि क्या एक लेडी है, एक स्त्री है, लड़की है, उसको सिर्फ ये मान लेना कि ये सिर्फ सुंदरता के लिए है, मतलब कि इसको देखकर अच्छा लगना चाहिए, हमेशा खूबसूरत बनी रहना चाहिए। क्या सिर्फ औरत इतनी ही है, उसको हमें इसी सीमाओं में रखना चाहिए? क्या उसके अंदर और कोई क्वालिटीज़ नहीं होती हैं, या उसको भी अपने सारे व्यक्तित्व का विकास करने का अवसर मिलना चाहिए? उसके अंदर भी और बहुत सारी क्वालिटी होती हैं। क्या सिर्फ सुंदरता तक बांधना चाहिए? तो ये आपको खुद कक्षा में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए। हालांकि मैंने थोड़ा सा यहाँ लिखा भी है, आप देख सकते हैं उसको, कि समाज के लोग स्त्री के सौंदर्य को बहुत महत्व देते हैं। उसके सौंदर्य की जब प्रशंसा की जाती है तब वह उस प्रशंसा पर मुग्ध हो जाती है और फिर स्वयं को बाहरी तौर पर अधिक सजाने संवारने लग जाती है।
वह स्वयं को भीतर से सुंदर बनाने, अपनी प्रतिभा निखारने का प्रयत्न भी नहीं करती और इस प्रकार यह सौंदर्य उसके लिए बंधन बन जाता है। इसके विपरीत जो स्त्रियां यह समझती हैं कि शारीरिक सौंदर्य अस्थायी है एवं इसकी सीमाएं हैं, ऐसी नारियां अपने गुणों का विकास करती हैं और समाज में अपना एक विशेष स्थान बनाती हैं। मतलब कि बाहरी सुंदरता से ही आप सारे काम नहीं कर सकते, आपके जीवन में और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, आपके अंदर और भी बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिनको आप निखार कर अलग अलग क्षेत्रों में जाकर आप अपनी सेवा दे सकते हैं और अपने व्यक्तित्व को निखार के अपने करियर को भी बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। अगला है कि यहाँ अफगानी कवित्री मीना किश्वर कमाल की कविता की कुछ पंक्तियाँ दी जा रही हैं। क्या आपको कन्यादान कविता से इसका कोई संबंध दिखाई देता है? आपकी पुस्तक में ये कविता दी हुई है, मैं लौटूंगी नहीं। तो इसका उत्तर मैंने लिखा है आपके लिए कि मीना किश्वर कमाल की इस कविता मैं लौटूंगी नहीं और ऋतुराज की कविता कन्यादान एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित है कि जहाँ एक और कन्यादान की कविता की जो लड़की है वह भोली है, सरल है, कल्पना जगत में जीने वाली है और सुंदरता पर मुग्ध हो जाने वाली है। वह यह नहीं जानती कि ये सोने के जो आभूषण उसे दिए जा रहे हैं वो आभूषण नहीं है बल्कि सोने की जंजीरें हैं जिसमें उसे बांधा जा रहा है। वहीं पर मैं लौटूंगी नहीं की जो कविता है उसकी कन्या है वह जागृत है। उसने अपने स्वर्ण आभूषण तोड़कर यह जता दिया है, लोगों को बता दिया है कि वह अब भटकेगी नहीं। अतः कन्यादान की कन्या का जागरूक रूप ही हम ये कह सकते हैं कि मैं लौटूंगी नहीं कविता की कन्या है। वो इस तरह से यहाँ इस पाठ के प्रश्नोत्तर खत्म हुए। मैंने आप लोगों को पूरी कोशिश की है कि कम शब्दों में उन्हें कैसे लिखना है वो आप लोगों के लिए बता दूं। और यदि आप लोगों को ऐसा कुछ लगता है, कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। और यदि ऐसा लगता है कि नहीं हाँ ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिन्हें हम अपने और फ्रेंड से भी शेयर कर सकते हैं, उनको भी मदद कर सकते हैं, तो बच्चों प्लीज़ आप इसको शेयर कर देना और नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच जाए, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू बच्चों।